Hello there. So today we will be studying some legal maxims for the STEO para preparation. Number one is audi alterum partem. Audi, the word is similar to audio, sunna. Alter is different, partem is party. So it is like listening to a different party as well. इसका सिंपल मतलब ये है नो पर्सन शुड बी जज्ड विदाउट अ फेयर हेयरिंग वेयर दे कैन प्रेजेंट देयर साइड ऑफ स्टोरी। सिर्फ एक बंदे की बात पर किसी को भी जज नहीं किया जा सकता जब तक दूसरे की कहानी ना सुन ली जाए। सो थिंक ऑफ दिस एज रेफरी जो है या फिर वो जो पेरेंट है डिस्प्यूट से डील करे दो बच्चों के दरमियान, तो उसे दोनों को सुनना पड़ेगा। फैसला करने से पहले दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ जाना ज़रूरी है। That is what Audi Altram Partem suggests. Second is, it's pronounced Nemo Judax in causa sua. That is, Nemo means no one, Judax is should be a judge, in cause sua is themselves. कि अपने ही केस में कोई भी शख्स खुद जज नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? ताकि जो लॉ है वो फेयर रहे। नंबर वन, अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो। अगर जज या डिसीजन मेकर को किसी भी फैसले से फ़ायदा होता है तो वो फैसला इख्तियार करने का या वो फैसले के हिसाब से डिसाइड करने का राइट उसके पास नहीं है। सेकेंडली, अगर उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या बायस ऑफ रिलेशनशिप है कि उसका पार्टी का एक पार्टी का जो शख्स है वो उसका जानने वाला है, देन इट इज़ वेरी लाइकली कि वो उसी के फेवर में डिसाइड करेगा। दैट इज़ वाई ही शुड नॉट बी अ जज। जज वो होना चाहिए जो इम्पार्शल हो, जिसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक ना हो। और जज वो होना चाहिए जिसके डिसीजन से जज को पर्सनली कोई फ़ायदा या नुकसान ना होता हो। So that is nemo judex in causa sua. Third, ignorantia juris non excusa. That means ignorantia is ignorant, ना जानना किसी चीज को। Juris is the law, non मतलब it's not an excuse। यानी अगर आपको लॉ का नहीं पता था तो ये कोई बहाना या एक्सक्यूज कबूल नहीं की जाएगी। Here is the comic for understanding. सिंपल एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि आपके ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी आयद होगी अगर आपने लॉ तोड़ा है। आपको लॉ का नहीं पता था, दैट इज़ योर फॉल्ट। ठीक है, अगर लॉ एस्टैब्लिश्ड है, पब्लिश्ड है, एवरीवन इज अज्यूम्ड, ये सबको पता है उस लॉ का, तो अगर आपने गलती से भी वो लॉ जो है वो तोड़ दिया है, यू आर स्टिल अकाउंटेबल फॉर दैट। थर्ड, octus non facit reum nisi mansit rea. That means the rule means that for almost every crime, a person must have committed two things at the same time to be held responsible. That means actually, ना सिर्फ उसके ऊपर एक उसने एक्ट कमिट किया हो, but he should also have a guilty mind. Mens rea is a guilty mind, and actus reus is the act that has been committed. So, अगर आपका mind guilty है but you have not done any forbidden act, then you're not guilty. But if you did something but you did not have guilty any intention, आपकी intention बुरी नहीं थी, then still you're not guilty. So it's like एक act इंसान को तभी you can be guilty of the act when you had intention to do the act. So it's about कि आपने जो भी क्राइम कंडक्ट किया है, कमिट किया है, you had intention before that. That is the only rule. Res ipsa loquitur. That means the thing speaks for itself. इसका मतलब ये है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है या जो भी फैक्ट सामने है वो खुद ही जो है वो वाज़े हैं। जैसे कि लेट्स से सर्जरी के दौरान कोई सीजर रह जाती है पेशेंट के अंदर,
सो वो चीज़ itself बता रही है कि since the surgery is done by the surgeon did negligence, and that is why the patient is suffering. So इसमें तीन कंडीशन होते हैं. एक तो ये the event is rare, it is very rare कि कोई चीज़ खुद ब खुद नहीं होती. It's like very uh, rare again. जैसे स्पंज अगर रह गया है पेशेंट के अंदर, नाउ इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ एन एवरीडे इंसिडेंट. सो कंट्रोल अगेन, स्पंज रह गया, इसका मतलब ये है कि दैट इज़ नॉट समथिंग दैट जस्ट केम देयर बाय चांस. यकीनन उसका इस्तेमाल किया जा रहा था. समवन वाज इन कंट्रोल ऑफ द होल थिंग. जो कंट्रोल कर रहा था वो रिस्पॉन्सिबल है. प्लस इंजर्ड इंसान का ही वाज अंडर एनेस्थीसिया, उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है कि उसका कोई कसूर हो कि उसके अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ रह गई है. सो ऐसी कंडीशन में द होल थिंग इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी वो खुद ही वाज़ेह है. दैट इज रेस इस्पा लोक्वेटोर. Then we have UB, jus ibi remedium. That is, just is right or law. Every remedium से आपने याद रखना है remedy. Every right has a remedy. That means that अगर आपके पास एक legal right है, तो अगर कोई भी शख्स उसको violate कर रहा है, तो then you can sue that person, and you can just say that your right was violated. That itself is a crime. So every right has a remedy. कोई भी शख्स आपके राइट को वॉयलेट नहीं कर सकता. लाइक if we see this comic, is the property, she has flowers on her property. So if someone is trespassing and they are causing disturbance or some sort of destruction to the property, then रेमेडी मस्ट बी गिवन, क्योंकि उसका जो राइट है वो यहाँ पर इट हैज़ बीन compromised. So now the court will give a remedy, and that is that it will ask that particular person कि वापस जो है इनकी जो भी नुकसान हुआ है उसको पूरा करें. So that is UB just served. That is UB just EB remedium. एक जगह पे अगर राइट था तो उसकी रेमेडी है. Then there is delegatus non potest delegere. Again, the word delegate आ रहा है, तो a delegate cannot delegate. So delegate it someone, to delegate a task means to give it to someone. Like if I ask someone to make an assignment for me, I'm delegating my task. Now, the person I've asked to make assignment for me cannot delegate it further to someone else. There is a reason for that. अब जैसे गवर्नमेंट में मिनिस्टर है, उसको राइट दिया गया है, उसको डेलीगेट किया गया है पावर बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, पार्लियामेंट ने मिनिस्टर को राइट्स दिए. अब मिनिस्टर खुद वो सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसी भी जूनियर को नहीं दे सकता, चाहे वो बिजी ही क्यों ना हो. मिनिस्टर को खुद ही फाइनल डिसीजन लेना है. सो दैट इज डेलीगेटस नॉन पोटास डेलीगेरी. या फिर लेट्स से इफ आई हैव हायर्ड अ लॉयर, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत एक्सपर्ट है. अब लॉयर खुद ब खुद मेरा केस किसी और को, जूनियर लॉयर को नहीं दे सकता, लेस एक्सपीरियंस को, विदाउट माय परमिशन. इट इज़ नॉट अलाउड. सो अ पर्सन आई हैव डेलीगेटेड माय गिवन माय टास्क टू कैनॉट डेलीगेट इट फर्दर. You see, here is a comic again to help you explain. He's asking him to perform a certain task. If that person asks someone else to perform a certain task, and that person asks someone else to perform a task, now nobody will take the responsibility for the task. So it is very important, जिसको task delegate किया गया है, he should not further delegate it to someone else. Then we have volenti non-fit injuria. That is volenti. Again, when you're doing something voluntarily, खुद से जानबूझकर by your own will, then जो भी इंजरी आपके ऊपर आएगी that will be your responsibility. यानी आपके साथ फिर कुछ भी बुरा नहीं हुआ. जैसे for example, you get first row at a cricket stadium or something. Now there are chances कि बॉल आकर आपको जोर से लग सकती है. So that is your fault, क्योंकि आप voluntarily आपने एक रिस्क जो है वो लिया है. So nobody will redeem you for that. For example, आपने खुद को खुद ही रिस्की सिचुएशन में किसी में डाला और आपके ऊपर कोई इंजरी आ गई, तो अब आप इसे कंप्लेन नहीं कर सकते because you took the risk yourself. Then there is
Expressio unius est exclusio ulterius. That means expression mention of one thing excludes all others. Again, expressio means expression. Unius is uni is one union. If one thing is mentioned, then exclude हो जाती हैं ulterius. Ulterius is the other, जैसे हमने ultram में देखा था, it's the other party. So the express mention of one thing excludes all other. Let's say if I say you're not allowed to meet on Sunday, that means that you are allowed to meet on Saturday. So automatically एक चीज का अगर mention हो गया, इसका मतलब ये है कि बाकी सारी चीजें allowed हैं. फॉर एग्जाम्पल, लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एक लॉ है जो कि कहता है कि डॉग्स कैट एंड बर्ड्स आर अलाउड इन द बिल्डिंग. सो अब उन्होंने क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया है कि सिर्फ ये डॉग्स कैट्स और बर्ड्स अलाउड हैं, अब ये मैक्सिम बता रहा है कि बाकी पिग स्नेक्स वगैरह वो सारी चीज़ें अलाउड नहीं है. ठीक है. अब जैसे रूल है ओनली वन एप्पल इज अलाउड. नाउ इफ द पर्सन इज टेकिंग अ बनाना, he will say it's not about it's the law is about the apples. I can take as many bananas as I want. So that is expressio unius est exclusio ulterius. कि अगर एक चीज मेंशन हो गई है तो इसका मतलब ये है बाकी सारी चीजें जो हैं they are not included in the law. Then lex specialis derogate legi generali. That is lex and legi means law. स्पेशल लॉ हमेशा जो है वो ओवर रूल करता है जनरल लॉ. दैट इज एक लॉ है लेट्स से पब्लिक के लिए, और फिर एक लॉ है जो कि पब्लिक में स्पेशली टीचर्स के लिए है. नाउ जो अब दोनों लॉज जो हैं वो लेट्स से हम कहते हैं कि इनकम के बारे में है. बट अगर कोई स्पेशल लॉ टीचर की इनकम को मेंशन कर रहा है तो स्पेशल लॉ जो है उसको सामने रखा जाएगा और जो जनरल पब्लिक का लॉ है वो पीछे चला जाएगा. सो दैट मीन्स स्पेशल लॉ या स्पेसिफिक लॉ हमेशा ओवर रूल करता है जनरल लॉ को. अगर दोनों लॉ सेम टॉपिक के थे, जो कोई ज़्यादा डिटेल्ड है, रिसेंट है, जो ज़्यादा एप्लीकेबल है, वो जो है इट विल बी कंसिडर्ड. जैसे जनरल लॉ है लेकिन एक लेट्स से एक स्पेशल लॉ सिर्फ फार्मर डिस्प्यूट को डील करता है, तो अब यहाँ पर स्पेशल लॉ के तहत जो है उसके जो भी उसका डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जाएगा. देन देयर इज लेक्स पोस्टेरियर derogate priori. That means posterior is बाद में आने वाला, prior is पहले आने वाला. इट मीन्स लॉ जो बाद में आया है वो पीछे छोड़ देगा उस लॉ को जो कि पहले आया था. यानी न्यू लॉ हमेशा लागू होता है पुराने लॉ के ऊपर. यानी द लेटर बाद में आने वाला लॉ विल ओवर रूल एन अर्लियर लॉ. इसकी इजी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लेट्स से there was a law in 1990 that all hearts must be green, but law 2020 का है all hearts must be blue. Now since 1990 is the older law, तो अब हम 2020 के law के हिसाब से जो है we will judge. So the newest जो rule होगा वो हमेशा win करेगा. Then there is lex non cogit ad impossibilia. Lex again the law, non cogit. Cogit is like something okay you can't even think of, or something that is not comprehensible or possible ad impossibilia. That is law does not compel the impossible. यानी लॉ में कोई भी ऐसी चीज नहीं आएगी जो कि फिजिकली या किसी तरह से इम्पॉसिबल हो. इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये है कि लेट्स से कि आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट था कि आपने एक आइलैंड में सामान पहुंचाना है, लेकिन बिफोर द डिलीवरी डेट आइलैंड सिंक हो गया फॉर वट एवर नेचुरल डिजास्टर की वजह से. अब अब लॉ बाइंडिंग नहीं है. यस यू वर सपोज टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स बट सिंस द आइलैंड इज नॉट देयर व्हाट कैन यू डू अबाउट इट. ठीक है. सो इट्स लेक्स नॉन कुजिट एड इम्पॉसिबिलिया कि लॉ आपको कभी भी कोई ऐसी चीज करने के लिए नहीं कहेगा जो कि इम्पॉसिबल हो. Then there is lex loci. Loci is from locus, हम बायो में पढ़ते हैं, that is a place. Location से आप ज़हन में रखें. तो lex loci is all about कि law of the place कि अगर if something is happening in Multan let's say,
So the crime will be, punishable, or will be considered as per Multan ke rules. If the crime has been committed at certain other place, तो फिर वहाँ का law जो है वो लागू होगा उस जगह पे. अब ये the law of location है, lex loci. ये बताता है जहाँ पे इवेंट हुआ है वहीं की का लोकल लॉ जो है वो अप्लाई किया जाएगा. For example, to consider an easy example, the use of wine is prohibited in Pakistan. So if a person is seen selling or buying wine here in Multan or somewhere, तो फिर यहाँ का लॉ अप्लाई होगा. बट इफ ही इज अ बारटेंडर इन सम फॉरेन कंट्री, तो फिर वो फ्री है. क्यों? क्योंकि वहाँ की लोकेलिटी और लोकेशन के हिसाब से उसके ऊपर लॉ लागू नहीं होता. दैट इज अबाउट लेक्स लोकाई. Forces in uno, forces in omnibus. Forces again named as self-evident कि force in uno, uno again one, एक चीज में झूठ मतलब सारी चीज झूठ हो जाएगी इससे. ये मैक्सिम सजेस्ट करता है अगर विटनेस को पकड़ा गया है कि उसने एक पॉइंट पे झूठ बोला है, तो फिर अब जज या ज्यूरी जो है वो पूरा बिलीव कर सकती है कि बाकी सारी कहानी जो है वो भी विटनेस झूठ बता रहा है. दैट इज, कोई एक चीज झूठ निकल आई है तो द होल स्टोरी विल बी कंसिडर्ड एज false. Then we have consensus ad idem. Consensus ad idem, that is agreement as to the same thing. दो लोग अगर किसी चीज को कंसेंट कर रहे हैं, then they should consent in a way that they are on the same page about everything that they are consenting on. तो ये फाउंडेशन होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की. इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टीज को अच्छे से समझ आ गया है एग्रीमेंट वगैरह भी, एंड दे आर ऑन द सेम पेज अबाउट द होल थिंग्स. So the deal will involve, agreement hoga, meeting of the minds. That is, they have same, outlook or belief about whatever thing they are agreeing on. So that is consensus ad item. अब जब भी किसी contract में enter होते हो, that is the thing that you take into consideration. Then there's caveat emptor. Caveat emptor means let the buyer beware कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको चेक करो कि उसमें कोई फ्लॉ है या नहीं है. तो आपके ऊपर आएगा कि you did not see it properly, so that is on you. Then there is caveat when detour. Vendor or vendor is the person who sells you stuff. अब जो बेच रहा है, अब उसने भी उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि प्रोडक्ट सेफ है या नहीं है. अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल आया, डेंजरस निकल आया, सो ही विल बी कंसिडर्ड एज offender. अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि let's say you went somewhere and you bought something fragile, let's say, some sort of crockery or a glass, and then you later found out that it was chipped at a place or it was, cracked. तो आपका fault है. You did not see it properly. अब कल को the person would say ये यहाँ से ठीक लेकर गई हैं, and then it might have gotten cracked later. So ये आपका fault था. But Kavit Vendor says that जो भी चीज आप बेच रहे हैं, the vendor, whoever is selling, he should make sure that the thing that he is selling is, it is safe. अगर उसमें कुछ मसला निकल आता है तो then he will be held as responsible one. Then there is Kovi Fakit per Ali Fakit per se, and this is funny. Anyway, he who acts through another acts himself. For example, if I ask someone to kill someone else, then it is me still who is killing the other person. क्योंकि मैं किसी के थ्रू भी अगर काम करा रही हूँ तो वो उसी तरह से है कि काम मैं खुद कर रही हूँ. So that is about कि whoever is acting through another per I am someone else, facet per se, जैसे कि वो खुद ही कर रहा है काम. So there's a fun example over here.
फॉर एग्जाम्पल एक स्टोर ओनर ने एम्प्लॉय को कहा कि एंट्रेंस साफ करो, और एम्प्लॉय ने केयरलेसली जो है वहाँ पे स्लिपरी फ्लोर जो है छोड़ दिया, और उसने साइन भी नहीं लगाया, और कोई कस्टमर गिर जाता है, तो अब स्टोर ओनर की जिम्मेदारी है, क्योंकि स्टोर ओनर जो है वो इज लीगली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि एम्प्लॉय उसके लिए काम कर रहा था. सो दैट इज ऑल अबाउट क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर से. दैट इज कि किसी के थ्रू भी अगर काम कराया है तो दैट इज ऑलमोस्ट एज इफ आपने खुद वो काम किया है. क्विड प्रो को, अगर किसी को कोई भी लीगल मैगजीन नहीं पता, दैट इज दिस इज द ओनली वन दैट मेजोरिटी ऑफ पीपल नो. क्विड प्रो को इज सिंपली समथिंग फॉर समथिंग, अदले का बदला टाइप. दिस इज लीगल टर्म फॉर नेसेसरी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इन अ contract. कोई भी contract में you are exchanging something of value. Each party must give up or exchange something of value to make the agreement legally binding. किसी भी किस्म में के agreement में the two parties, they are often exchanging values. Either one is giving money, another is giving some sort of goods, or one is giving money, another is giving some sort of services, or either both of them, they are trading, and barter system जैसे होता था, they are both exchanging something. So that is quid pro quo. So when you buy a coffee, the money you give is quid for the coffee you receive. Like you are paying for coffee, which is quo. So it is quid pro quo, means quid is the money I gave to get quo, that is the coffee. But offering nothing in return, there's no quid pro quo and no contract. So if I'm giving money, I'm not getting coffee, then there's no quid pro quo. Quid pro quo is a contract, exchange of value between two people. Then there's novus actus intervenus. Novus is something new. Intervenus, intervening act. Actus is act. इसका मतलब यह है कि let's say, okay, let's just jump straight to the example. Let's say ड्राइवर ए ने ड्राइवर बी को हिट किया और उसकी टांग टूट गई. ड्राइवर बी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर वो रिकवर भी हो ही रहा था कि वहां पे एक लेट्स से आग लग गई. नाउ आग जो लग जाने वाला अमल है, दैट इज नोवस एक्टस इंटरवीनस, समथिंग दैट हैपेंड बिटवीन. अब ड्राइवर बी जो है उसका बाजू भी टूट गया है, क्योंकि उसने जंप लगाने की कोशिश की विंडो से. अब ड्राइवर ए का सिर्फ कसूर इतना है कि उसकी वजह से उसका टांग टूटी है, लेकिन अस्पताल की आग लग जाने की वजह से जो उसका बाजू टूटा है, उसके लिए ड्राइवर ए लायबल नहीं है. सो ही इज ओनली लायबल फॉर द हार्म दैट हैपेंड ड्यू टू हिज ओन एक्शन. बाद में किसी वजह से जो भी हार्म हुआ है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो इसको हम कहेंगे नोवस एक्टस इंटरवीनियंस. There, it is a comic for understanding. Okay, next. De minimis non curat lex. That means de minimis non curat lex. The law does not concern itself with trifles. De minimis. Minimus means minimum, छोटी सी मामूली चीज. Non curat lex. Lex again law. Law does not care about the trifles. छोटी मोटी चीजों के बारे में law जो है उसको कंसिडर ही नहीं करता है. सो कोर्ट डू नॉट, दे विल नॉट वेस्ट देयर टाइम. कोई माइनर ट्रिवियल मैटर है तो उससे कोर्ट वॉन्ट वेस्ट द टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आपके नेबर ने गलती से कुछ पानी आपके साइडवॉक पे गिरा दिया है, तो आप अब उसने प्रॉपर्टी डैमेज के लिए उनके ऊपर केस नहीं कर सकते, क्योंकि जो हार्म है वो दे मिनिमस है. दैट इज इट्स लाइक वेरी मिनिमलिस्टिक, एक भी कुछ सा trivial some matter है. So it is too small for law to care about. For example, in school when you take someone's pen, or you push someone out of the chair, it is something, but it is something very small. So उसके लिए law जो है वो ऐसी चीजों से deal नहीं करता. Then there is duralux sadlux. Duralux sadlux. Again, duralux. Law is harsh, but it is a law. Again, lux lux law law. लॉ जो है इट्स हार्श, बट इट इज लॉ. उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता. दैट इज कि कभी कभी लोग बहुत मजबूरी में बहुत बुरा कर जाते हैं, बट द लॉ इज लॉ, सो इट विल नॉट बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स यू. फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी को अगर देखा गया है कि उसकी फैमिली फाकों से मर रही थी और उसने कुछ लेट्स से ब्रेड चुराई है,
हालांकि सिचुएशन बहुत ट्रैजिक है, बट स्टिल ब्लड चुराना क्योंकि एक जुर्म है, तो जो जुर्म है दैट इज जुर्म है। द लॉ इज हार्श बट इट इज द लॉ, दैट इज ड्यूरलेक्स सेडलेक्स। यानी कि सिंपैथी की बेस पे आप लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते। Facta probanda. Now, facta probanda is simple term that is facts to be proved. ये फैक्ट्स हैं जो कि पार्टी को प्रूव करना चाहिए कोई भी केस जीतने के लिए। देयर आर सर्टेन फैक्ट्स जो कि उसने प्रूव करने हैं। दोज फैक्ट्स आर कॉल्ड एज फैक्टा प्रोबेंडा। फॉर एग्जांपल, नेग्लिजेंस केस था। द फैक्टा प्रोबेंडा ये है कि वो प्रूफ क्या करेंगे कि डिफेंडेंट owed them a duty of care, defendant breached the duty, and the breach duty caused the injury. For example, negligence case हमने अभी देखा था, that was about the surgery. So surgery may you see the plaintiff, he will prove number one, defendant owed them a duty of care. Yes, the surgeon was responsible to take care of the health of the patient. Second, the defendant breached the duty. Yes, he breached it because he was not careful enough. He left the sponge inside. थर्ड, द ब्रीच कॉज द इंजरी, और वो जो स्पंज उन्होंने अंदर छोड़ दिया है उसकी वजह से जो पेशेंट का नुकसान हुआ है, दैट डिड कॉज द इंजरी। सो ये तीनों चीजें, दीज आर द फैक्टा प्रोबेंडा, जो कि उसने साबित करने हैं तीनों के तीनों, कि यही वो सर्जन है जिसने सर्जरी की। देन ही विल प्रूव कि यस, ये यहाँ पर अल्ट्रासाउंड वट एवर द डायग्नोस्टिक टेस्ट इज टेकन, कि यहाँ पर द स्पंज और द सीजर वट एवर दैट इज सर्जिकल इक्विपमेंट वो अंदर रह गया है, वो भी प्रूव करेंगे। थर्ड, उसकी वजह से जो पेशेंट का नुकसान हुआ है वो भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। सो यू विल प्रेजेंट योर फैक्टा प्रोबेंडा एंड देन द कोर्ट विल डिसाइड। और जो रीजन होगी कोर्ट की डिसाइड करने के लिए फॉर वट एवर डिसीजन इट टेक्स इज द रेशियो डेसिडेंडी, दैट इज रेशियोडेसिडेंडी, रेशियो डेसिडेंडी। एनीवे, इजी एक्सप्लेनेशन ये है कि रीजन बताएगा जब कोर्ट अपना कि उसने ये फैसला क्यों किया, दैट इज द रेशियो डेसिडेंडी, दैट इज अ लीगल प्रिंसिपल। जैसे कि मेजर कॉन्ट्रैक्ट केस था, जज ने जो है वो रूल कर दिया है इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, और वो रीजन क्या देगा कि वर्बल प्रॉमिस जो है इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, कि सिर्फ इसलिए कि इन्होंने कहा था कि वो आपको जमीन बेचेंगे, ये इट्स नॉट इन्फोर्सेबल, इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग, सिर्फ कहीं भी बात है, क्योंकि जो भी लैंड के कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए वो रिटन फॉर्म में होने चाहिए। तो दैट इज वाई इट इज द रेशियो डेसिडेंडी दैट द कोर्ट मस्ट फॉलो इन सिमिलर केसेस। तो अब उसने रीजन दे दिया कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, तो दैट इज द रेशियो डेसिडेंडी। Then there is obiter dictum, that is a remark by the way. Obiter dictum, dictum is a remark. Obiter, it is like it is sort of irrelevant सा remark, जो कि ओपिनियन हो, एक खास रूल ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्ट्रैक्ट केस के बाद जज कमेंट करता है, आई बिलीव ऑल पीपल शुड ऑलवेज शेक हैंड्स आफ्टर अ डील। अब ये जो कमेंट है उसका पर्सनल ओपिनियन है, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, सो दैट इज ऑबिटर डिक्टम। Then there is mens rea, that is an important term, that means guilty mind. Again, हमने अभी last time में पढ़ा है कि कोई भी action that is considered as a crime, number one, the act of crime should be there. Number two, a guilty conscience should also be there. कि उसके पीछे इंटेंशन भी थी और वो क्राइम कमिट हो भी क्या है। अगर इंटेंशन थी, क्राइम नहीं है, तो अगेन द पर्सन इज नॉट क्रिमिनल। अगर एक चीज एक्ट हो गया है बट उसके पीछे इंटेंशन नहीं थी, अगेन द पर्सन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल। सो टू बी कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल दोनों चीजें होना जरूरी हैं। सो व्हाट इज मंजरिया? अ गिल्टी माइंड। सो दिस इज वन थिंग जो कि बताती है कि आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी। अगर आपने एक्सीडेंटली किसी का फ़ोन उठा लिया है, क्योंकि वो फ़ोन आपके फ़ोन से मिलता जुलता था, तो देन यू लैक मेंस, दैट इज़ लाइक आपकी इंटेंशन नहीं थी चोरी करने की। लेकिन अगर आपने इंटेंशनली उठाया है, तो देन यू हैव मेंस, यू हैव द गिल्टी माइंड। देन देयर इज कॉर्पस डेलिसिटी। Corpus delicti. It's delicti actually. I'm pronouncing things wrong. Corpus delicti. Okay, body of the crime. Corpus is the body. Um, there's a corpse होती है, the dead body. In murder case, the corpus delicti requires a proof that the person is dead and their death was caused by the criminal act, not natural cause. You can't just have a confession. You need the body of the crime. In order to prove that a person is dead,
there should be a dead body, of course, and then there should also be a proof that the person, if it is, we're thinking of it as a murder, then there should also be a proof that this death is not by the natural causes. So that is corpus delicti. अब जैसे किसी के ऊपर आप मर्डर का चार्ज नहीं कर सकते if the body is not found. Since the body is not found, there is no proof that the person is dead. So you lack corpus delicti, the body of crime. Then there's pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. That means agreement must be kept. Pact is agreement. It must be kept. You know, the housekeepers, their servants, तो हम वहाँ से याद रखेंगे servanda. इजी एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है कि कोई भी इंटरनेशनल लॉ था या आपने नेशनल लॉ था व्हाटएवर, आपने जो प्रोमिस बनाए हैं लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बाइंडिंग है और उनको आपका फुलफिल करना बनता है. दैट इज पेक्टास एंड servanda. Then there is stare decisis. Stare decisis. Stare decisis. That is to stand by things decided. कि जो भी चीज़ें आपने अभी फैसला किया हुआ है अब आप उनके you will stand by whatever you said. अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे पुलिस जो है वो अरेस्ट करने से पहले एक खास इशू करेंगे, वार्निंग इशू करेंगे, तो अब जो भी सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो भी लोअर कोर्ट्स हैं उन्हें भी इस फैसले के साथ दे मस्ट स्टैंड बाय दिस डिसीजन इन ऑल द फ्यूचर केसेस कि जो सीनियर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है वो बाकी सब भी उसी को ही फॉलो करेंगे. दैट इज स्टेरे डिसेसिस. स्टेरे डिसेसिस. Stare is to stand, and decessis is stand by the decision. Then there is Salus Populi Supremalex. Salus Populi Supremalex, that is the welfare of the people is the supreme law. Lex, we have already, I've said it like 100 times, it is a law. Suprema, supreme law hai. Populi is population. सो दैट इज वेलफेयर ऑफ पॉपुलेशन इज सुप्रीम लॉ. की जो वेलफेयर है आवाम की, जो वेलफेयर है वो सबसे ऊपर आती है. इसकी इजी एक्सप्लेनेशन ये है, क्राइसिस या कन्फ्लिक्ट के दौरान जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको पीछे छोड़ दिया जाएगा और लोगों की वेलफेयर को आगे रखा जाएगा. जैसे कि अब देखा जाए स्वेरिंग फ्लड की कंडीशन है तो गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर करती है टेम्पररी इवैक्यूएशन एंड क्लोजर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी नियर द रिवर. अब हालांकि पीपल हैव राइट टू देयर प्रॉपर्टी, वो वहाँ रह सकते हैं, कोई इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई उनको वहाँ से नोबडी शुड टेक देम अवे फ्रॉम दैट सर्टेन प्लेस. बट स्टिल अगर फ्लड्स की कंडीशन है तो उनकी वेलफेयर के लिए अगर उनको ज़बरदस्ती उठा उठा के भी आपको लेकर जाना पड़ेगा, सो द वेलफेयर ऑफ द पीपल इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो बाकी सारे जो लॉज हैं वो फिर पीछे रह जाते हैं. दैट इज Salus Populi Supremax. There's a raging river, public safety पहले आएगी, so you will take them. Then there is Actio Personali Moritur cum persona. That is Actio Personalis Moritur cum persona. That is a personal action. Actio is action. Personalis is personal action. Moritur, again, it's with the death. Cum persona. A personal action dies with a person. कि if the person is gone, he is dead, तो उसका जो अमल है उसको भी इसके साथ ही दफन कर देना चाहिए. That means that this rule states that certain kinds of legal claims, usually those that are deeply personal, like defamation or assault, they cannot be brought forward or against the deceased person after they die. कि किसी शख्स ने आपके साथ कुछ बुरा किया and that person died, now you can't sue the person and you can't hold his family binding to whatever he did personally. तो अगर कोई शख्स गुजर गया है the case is closed, dead in the grave. So if person has defamed, तो किसी ने इसको sue किया for damages but that person dies, तब केस खुद ब खुद dismiss हो गया. The lawsuit dies with the person. That is actio personalis, that is personal action. Moritor, morbid, or death say is related. So if the person is dead,
the case or lawsuit is dead too. Because you can't show ghosts. Can you? And yes, that's it.